अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। ऑपरेशन राइजिंग लाइन जो कि इजराइल ने शुरू किया था और ये ऑपरेशन दरअसल उसकी जारियत ईरान के ऊपर, जिसके जवाब में ईरान का वादा सादिक सोम ऑपरेशन वादा सादिक सोम पिछले 24 घंटे से हम देख रहे हैं कि दुनिया की नज़रें इन्हीं दोनों ममालिक के ऊपर हैं और एक बार फिर ये जो मिडल ईस्ट का खित्ता है ये जंग की आग में झोंक दिया गया इसराइली जारियत की वजह से। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर कमर चीमा, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर, जिन तमाम सूरत हाल के ऊपर बात करना चाहेंगे। सर, पिछले 24 घंटे में किस तरह के, अगर एक एरियल व्यू लिया जाए तो हालात क्या बने हैं, क्या आपने देखा दोनों तरफ? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि थोड़ा सा इसको अगर जूम आउट करें और सिचुएशन को समझें तो शुरू से ये हो रहा था कि जो ईरान है उसने जो जंग है या तो इज़राइल के अंदर रखी या थ्रू जो मज़ाहमती ग्रुपों के इज़राइल के इर्द गिर्द बॉर्डर्स पे रखी। देखिए, आप ये तो हम सबको पता है कि इज़राइल जो है वो एक एग्रेसर है। उसने जो कब्ज़ा किया हुआ है गासिब है, और ईरान ने एक मज़ाहमती ग्रुपों के ज़रिए, वो हमास हो, हिज़्बुल्लाह हो, इनके ज़रिए वो इंगेज रहा है। अब हुआ ये है कि पिछले 3 सालों के अंदर, जब से ये गज़ा पे हमास ने हमला किया, हमास, हिज़्बुल्लाह, इनकी तमाम लीडरशिप या तो एलिमिनेट हो गई, कमज़ोर हो गई, नई लीडरशिप उस तरह सामने नहीं आ सकी। फिर होतीज़ को देखें, उन पे कॉन्टीन्यूसली हमला किया जाता रहा। फिर आप देखें कि सीरिया, जो कि ईरान का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इत्तेहादी दौर इस खित्ते के अंदर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता था, वहाँ पे सारे का सारा रजीम जो है वो चेंज हो गया। तो अब सिचुएशन ये डेवलप हुई है कि ईरान की प्रॉक्सीज और ईरान का जो इन्फ्लुएंस था इजराइल के इर्द गिर्द ख़त्म हो गया है। नाउ इजराइल ने ये फैसला किया कि अब हमें ईरान के ऊपर डायरेक्ट हमला करना चाहिए, ईरान को मजीद अंदर से कमज़ोर करें। सो ये जो हमला हुआ है ये बेसिकली उस बड़ी पिक्चर की है कि ईरान। लेकिन इसमें सर ये जो मुज़ाकरात इस वक्त मस्कत में, ओमान में न्यूक्लियर टॉक्स के हवाले से अमेरिका और ईरान के जारी हैं, उसका भी इंतज़ार नहीं किया गया, उसका आउटकम क्या रहता है? और मतलब इसकी दीदा दिलेरी इतनी हो गई इजराइल की। देखिए, अगर इसको समझा जाए तो शायद ये एक स्ट्रेटेजिक थी जिसमें अमेरिका ने और डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्मोक स्क्रीन तैयार की कि ईरान को बिजी कर दिया इन चीज़ों पे। और असल चीज़ क्या थी? असल चीज़ ये थी कि इजराइल तैयारी कर रहा था, क्योंकि ईरान, आपको पता, निगोशिएशंस में बड़ा टफ निगोशिएशंस करता है और अपना जो मुकदमा है, जो उसको हक, जो लेके चलने का पूरा हक है, और वो बारगेनिंग करने का, अपनी आप को दुनिया में रेलिवेंट रखने का, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल ईरान का हक है। ईरान एनपीटी का मेंबर है, उसने कोई ऐसी वायलेशन नहीं की हुई कि जिसको इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी या बाकी लोग उस तरह कह सकें। लेकिन हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स भी जारी करवाई गई आईईए से, और अभी पोजीशन ये डेवलप हो गई कि ये जो टॉक्स हैं ये बेसिकली एक स्मोक स्क्रीन नज़र आती है। ये टॉक्स असल में थी नहीं, क्योंकि जो कल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो स्टेटमेंट आई है उससे तो ये पता चलता है कि वो एक बिल्कुल सख्त लाइन ली है उन्होंने, और उन्होंने इंतज़ार भी नहीं किया। अगर छठा राउंड चल रहा था, दोनों पार्टीज अपने अपने ड्राफ्ट्स लेके आ रहे थे, डिस्कशंस हो रही थी, एक डायलॉग हो रहा था, तो इंतज़ार किया जाना चाहिए था। मेरा नहीं ख्याल इंतज़ार किया गया है, मेरा नहीं ख्याल चीज़ों को जो है वो वेट किया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि ये पहले ही प्लान था, लेकिन ये जस्टिफिकेशन, डॉक्स भी एक जस्टिफिकेशन थी फॉर द अटैक। चीमा साहब, दो चीजें, एक तो यहाँ पे आईएईए का किरदार, क्या आपको वही जो माजी में वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन इराक के हवाले से वही किरदार यहाँ पर रिपीट किया गया? नंबर 1। नंबर 2, ईरान अगर मुआहदा कर भी लेता, अगर संडे की टॉक्स जो हैं, छठा जो राउंड था, अगर उस पर दस्तखत कर भी लेता है तो क्या उसकी बचत है? क्योंकि ये तो इट्स रिटन ऑन वॉल कि ये जो एग्रेशन है वो बढ़ेगा, तो ईरान के पास इस वक्त स्पेस नहीं है। देखिए, पहली बात तो ये है कि
आईईए का रोल ये होना चाहिए कि आईईए क्या कर सका है जो इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पे हमले किए हैं, और वहाँ पे इस वक्त किसी किस्म की अगर एमिशंस हो रही हैं तो क्या किया है, क्या रोल है आईईए का? कोई रोल नहीं है। बैनुल अक़वामी अदालत तो नाकाम हुए हैं बुरी तरह, उनका तो कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा। जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर था उसकी तो कोई वैल्यू नज़र नहीं आ रही। सो एक तो ये चीज़ है। दूसरी बात ये है कि अब तो कोई डायलॉग नहीं हो सकता। ये डायलॉग तो जो था वो एक बहाना था, और ये तासुर देना ज़रूरी था जी कि हम तो शायद दोबारा जो कभी भी अब इस पोजीशन में नहीं आएंगे कि ईरान जो है हम उसको मजबूत नहीं होने देंगे, ईरान को हम ये नहीं करने देंगे। लेकिन बेसिकली मकसद हमला करना ही था, और वो पता चला कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, और वो अभी भी कह रहे हैं ईरान को कि अभी भी तुम मेरी बात मान जाओ। कैसे कोई बात मानता है? ईरान 40 साल अमेरिका दुनिया की सैंक्शंस में रहा है। आप क्या समझते हैं कि अब तो ईरान और तेज कर देगा अपना जो न्यूक्लियर है? ये देखिए 2016 से लेके जब से जॉइंट जेसीओपीए हुआ था, उससे लेके आज 2025 से 10 साल दुनिया ने क्या किया ईरान को इंगेज करने के लिए? लार्जली कुछ भी नहीं किया। हमले, धमकियां, उसका हक उसको नहीं दे रहे। देखिए ये चीजें हैं। ईरान का इंटरनल सिस्टम क्या है, वहाँ पे क्या होता है, क्या चल रहा है, हर मुल्क को हक है वो जो मर्जी करता रहे। ये किसी को क्या, अब देखें ना इजराइल की क्या ड्यूटी है? क्या इजराइल की ड्यूटी इंटरनेशनल सिस्टम ने लगाई है कि वो कहे कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन का या न्यूक्लियर एनर्जी का या किसी चीज़ का हक होना चाहिए या नहीं? कौन सा मुल्क क्या करता है? वो अपनी नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट को देख के हुए करता है। आज अगर पाकिस्तान के पास ये न्यूक्लियर वेपन्स ना होते तो आप क्या समझते हैं इस खित्ते में अदम तवाज़ुन ना होता? आज यूक्रेन देख लें जिस तरह उसके साथ हो रहा है। अगर उस वक्त उससे जो वेपन्स ले लिए गए तो आज उनकी भी ये हालत है। मैं समझता हूँ कि हर मुल्क को हक है कि वो जहाँ पे रह रहा है वो अपनी सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए जो मिलिट्री प्रिपरेशंस करना चाहता है। लेकिन क्योंकि माहौल मिडल ईस्ट का ऐसा है तो ये इस तरह ही चल रहा है। लेकिन एक बड़ी तारीख इस वक्त लिखी गई है मिडल ईस्ट के अंदर, जिसमें ईरान के मुज़ाहमती ग्रुप भी कमज़ोर हुए हैं, ईरान पे डायरेक्ट हमला भी हुआ है। अब ईरान को कितना टाइम लगेगा दोबारा उठने में, दोबारा मुज़ाहमती ग्रुपों को तैयार करने में, एम्पावर करने में, चीज़ करने में, क्योंकि इजराइल ये समझता है कि नाउ इज़ अ टाइम कि हम हर कीमत पे जो है वो ईरान को। सर वहां तो रिजीम चेंज की बात हो रही है। जो अमेरिकन और इजराइल जो एक समझने के प्लॉट है, वो तो रिजीम चेंज की बात कर रहे हैं ईरान में। देखिए वो बिल्कुल रिजीम चेंज की बात कर रहे हैं, लेकिन किसी को क्या हक है कि वो किसी दूसरे मुल्क के अंदर कहे कि हमने रिजीम चेंज करना? ये तो कोई हक नहीं है। अमेरिका हो, क्या देखें, अमेरिका हो या दूसरे मुल्क हो, उनको क्या हक है कि वो ये कहें कि हमने रजीम चेंज करना है? अब कोई किसी मुल्क के अंदर अथॉरिटेरियनिज्म है, किसी मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी है, कहीं पे हाइब्रिड मॉडल है, कहीं पे बादशाहत है। हर मुल्क को अपना हक है। अगर लोग वहाँ पे कोई जो है वो किसी को मसला नहीं है तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी जो ईरान इसराइल ने गज़ा में किया है उसके बाद ये डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, ये तो सारे लोगों को अब ढोंग नज़र आते हैं। ये ढोंग रचाया हुआ है। हर देखे ना, जो मुल्क हंगर को एज ए वेपन इस्तेमाल करता है कि वो खुराक भी नहीं पहुंचने देता है एक जगह पे, और सारी की सारी दुनिया ये नहीं कह सकती कि ठीक है ये 2 मिलियन लोग हैं। और वो ईरान को ये कह रहा है कि रेड लाइन क्रॉस की है, सिविलियन के ऊपर बॉम्बिंग करके रेड लाइन क्रॉस की है। दुनिया को बेवकूफ़, दुनिया को नजर नहीं आ रहा कि 2 साल से वो गाजा में क्या कर रहा है। जी, और देखिए इवन के ईरान के सिविलियंस पे, जो ईरान के अंदर सिविलियंस पे हमला करने का भी उन्हें कोई हक नहीं है। हाँ। मैं समझता हूँ कि ये वो जैसे ना माइट इज़ राइट वाली बात है यहाँ पे। लेकिन सिचुएशन मज़ीद टेंस होगी, लेकिन ईरान ने फिर भी अपनी डिटेरेंस रिस्टोर की है। ईरान खित्ते के ममालिक को भी पता चल गया है और इसराइल को भी पता चल गया है कि अगर वो जंग इसको फैलाते हैं, लंबा लेके चलते हैं, तो जो इसराइल है वो भी महफूज नहीं रहेगा। कल उन्होंने देखा है काफ़ी जो है वो आई थिंक 4 के करीब उनके लोग मारे गए, बाकी ज़ख्मी हुए। उनके पास जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं और उसके अलावा भी उनके पास काफ़ी जो है मिलिट्री हार्डवेयर भी है। तो लेकिन ईरान के जो मिसाइल हैं वहाँ पहुँचे हैं, और मेरा ख्याल है कि देखिए ईरान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप को रिमूव कर दिया गया है।
मैं आ रहा था इसके ऊपर, जरा चीमा साहब ये बताइएगा, टॉप मिलिट्री लीडरशिप, टॉप पासदारान इनकलाब की लीडरशिप, एरोस्पेस के जो उनके कमांडर है उनको, प्लस उनके जौहरी साझा, ये बड़े टारगेटेड स्पेसिफिक ऑपरेशंस, एलिमिनेशंस, ये किस तरह मुमकिन हुई? क्योंकि क्या जो मोसाद का नेटवर्क है वो ईरान के अंदर इतना स्ट्रॉन्ग है? देखिए सर, इसमें बात यह है कि अगर आपको याद हो, जब डोनाल्ड पहला टेन्योर था तो उस वक्त कासम सुलेमानी को इराक के अंदर टारगेट किया गया था, और उसके बाद आप देखें कि इस्माइल हानिया को आईआरजीसी के कंपाउंड में एलिमिनेट किया गया था तेहरान के अंदर, अभी से साल 1.5 साल पहले। और अभी जो है ईरान के जंग शुरू होते के पहले 10 मिनट के अंदर उनकी टॉप लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप को जो है वो एलिमिनेट कर दिया गया। इससे मुराद ये है कि जो ईरान का जो सिक्योरिटी अपरेटस है वो किसी हद तक कॉम्प्रोमाइज हो चुका हो। और ये नहीं ऐसे हो सकता कि देखें, वो जब वो हमला करते हैं उनका हमला नहीं चूकता, उनका हमला वो मतलब जिस जगह पे हमला करते हैं, अगर वो किसी मंजिल के बिल्डिंग के अंदर 25 अपार्टमेंट हैं, तो अगर वो 24वें अपार्टमेंट में हमला करते हैं तो वहीं जाके मिसाइल लगता है और बंदा भी अंदर वहीं मौजूद होता है। तो इट मीन्स कि सिस्टम कॉम्प्रोमाइज है, तो तभी ये चीज़ें हो रही हैं ना। तो मेरा ख्याल है कि ईरान के अंदर भी जैसे कि उन्होंने पूरी की पूरी ड्रोन जो है बेस बनाई हुई थी तेहरान के इर्द गिर्द, तो लोग वहाँ पे जो है आप देखें कि किस अंदाज से वो ये सारा कुछ चला रहे थे कि ड्रोन ईरान के अंदर से चले हैं ईरान के खिलाफ। दैट्स द पॉइंट। दुनिया इस वक्त यही देख रही है कि इस वक्त जासूसी और ड्रोन्स का किरदार जो है वो इंतहाई अहम है, और वो बड़ी स्ट्रेंथ इस वक्त माना जा रहा है इजराइल का। बहुत डॉक्टर कमर चीमा इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे और ब्रेक के बाद कुछ और मौज़ूआत प्रोग्राम की ज़ीनत बनाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद और इंतहाई अहम टॉपिक, और आपको बताएं कि बजट 2025 जब अनाउंस हुआ था तो बहुत सारी चीज़ें उसमें टैक्सेशन के हवाले से और बड़े उसमें बातें की गई कि जनाब इंडिविजुअल जो टैक्स पेयर्स हैं उनको, या सैलरीड क्लास है, उनको बड़ा रिलीफ इस मरतबा देने की कोशिश की गई है। और बहुत ज़बरदस्त उसमें क्लैप भी हुआ कि जनाब जो इनिशियल स्टेज था, यानी फर्स्ट जो स्लैब आता है उसमें माहाना 6 लाख से 12 लाख की जो इनकम है उनको इससे पहले 5% टैक्स, इनकम टैक्स जो उनका कटता था, उसको गवर्नमेंट ने 4% का रिलीफ दिया, यानी 1% सिर्फ उनका टैक्स कटेगा और 4% का उनको रिलीफ मिलेगा। इसके ऊपर बड़ी क्लैपिंग हुई, बड़ी इसको पजीराई भी मिली, क्योंकि जाहिर है कि ये वो टैक्स स्लैब है जो सबसे पहला स्लैब माना जाता है सैलरीड क्लास का, और इसमें हज़ारों लाखों करोड़ों पाकिस्तानी इसके अंदर शामिल होते हैं। लेकिन हुआ ये कि बजाय इसके कि इनको रिलीफ दिया जाता और इनकी हुकूमत की तरफ से दादो तहसीन जो है वो समेटी जाती, खुद टैक्स पेयर्स जो हैं वो इसको काफ़ी अप्रिशिएट करते, उल्टा काम ये हुआ कि जनाब काबीना की जो कमेटी है उसने जब इसके सामने ये मामला किया गया तो बकौल चेयरमैन FBR के उन्होंने जो कैबिनेट कमेटी है उसने इसको रिवर्ट कर दिया, और जो 1% का जो मतलब जो इतना मार्जिनल 4% का रिलीफ मिला था उसको उन्होंने 2.5% कर दिया है, कि पहले उनसे सिर्फ 1% टैक्स जो है वो कट रहा था, अब वो 2.5% के ऊपर चला गया। ये और इस समय बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि जब हम बात करते हैं ना कि इस मुल्क में बात होती है किफ़ायत शारी की, लेकिन दूसरी तरफ हातिम ताई की कब्र पर लात भी मारी जाती है अशराफिया के लिए। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की अगर तनख्वाहों की बात की जाए तो उसमें 600% इजाफा जब हुआ तो आवाम पूछती कि उस वक्त काबीना कहाँ थी, उस वक्त काबीना ने इसको नहीं देखा, क्योंकि स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह जो है वो जब 2.5 लाख रुपए से 21 लाख रुपए माहाना कर दी गई तो उस वक्त काबीना कहाँ थी, उस वक्त काबीना को ये ख्याल नहीं आया। फिर पार्लियामेंटेरियंस की माहाना तनख्वाहों में जो है वो जो कई 100 गुना इजाफा हुआ और 5,90,000 रुपए इसमें इजाफा हो गया, तो ये उस वक्त काबीना कहाँ थी। खुद हमारे वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ जो हैं उनका ये कहना है कि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह में और माली मरात में बेतहाशा इजाफा माली फहाशी के जुमरे में आता है। आम आदमी की ज़िंदगी को ज़ाहिर है कि यहाँ पर बहुत मुश्किल हो गया है आम आदमी की ज़िंदगी, और उसके हवाले से उन्होंने बड़ा इसको क्रिटिसाइज़ किया है।
तो माहिर टैक्स उमूर और पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अनवर काशिफ मुमताज़ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कैबिनेट कमेटी के अंदर जब ये चीज़ें गई और पर्टिनेंट इस मेजर टैक्स रिलीफ जो मिला था इनिशियल बेस को, इसको ख़त्म किया गया या इसको रिवर्ट किया गया? 1% की जगह 2.5% अब उनको टैक्स पे करना है। ये जालिमाना इक़दाम है अवाम के साथ कि नहीं? बहुत शुक्रिया इमरान आपका। बेसिकली देखें, बात यह है कि गवर्नमेंट ने पहले कुछ 6 महीने से ये बात हो रही थी कि सैलरी क्लास के लिए हम रिलीफ लेके आ रहे हैं, उसके बाद उन्होंने एकदम जो है ना, जैसे यू टर्न कहते हैं, वो यू टर्न लिया। उन्होंने बजट अपनी स्पीच करनी थी, उस बजट स्पीच में उन्होंने कहा कि ये जो है हमने 4% कम कर दिया है। तालियां बजवाई, डेस्क बजवाई उसके ऊपर। लोगों को एक सेंस ऑफ रिलीफ मिला। लेकिन अगले ही दिन वो जो है उन्होंने बमशेल कर दिया कि जी इसको 2.5% कर दिया है। अब कैबिनेट जो कमेटी है उस जो पार्लियामेंट की, उन्होंने जब इसको अगर रिवर्स किया है, रिव्यू किया है, तो कोई उसके बेसिस होना चाहिए। मेरे ख्याल में वो बेसिस नहीं है, सिर्फ नंबर्स हैं। क्योंकि इनको कुछ नंबर्स को प्लग इन करना होगा तो उन्होंने कहा ये इसको रिवाइज कर दो और इतना बजट हमारा जो है इस तरह बैलेंस हो जाएगा। जब बात हो रही है ना, तो बात बड़ी दूर तक जाएगी। बात यह है कि आप पार्लियामेंट की बात कर लें, आप सेनेट की बात कर लें, आप जुडिशरी की बात कर लें, जो तनख्वाहें इस वक्त दी जा रही हैं, जो तनख्वाहें इस वक्त हैं वहाँ पे, वो इतनी होशरबा हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है, जहाँ पे हम IMF के प्रोग्राम में हैं, IMF का प्रोग्राम जो है हमारे ऊपर अजाब बना हुआ है, तो वो चीज़ है, उसके बावजूद भी जो है ना हम इतनी दीदा दिलेरी से इतने उससे बहुत जिसे कहते हैं शाह खर्ची कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ना, ये हुकूमत को इसमें समझना पड़ेगा। अगर हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि आम आदमी जो है पाकिस्तानी बहुत पिसा हुआ है, महंगाई से पिसा हुआ है, वो जो है वो इस वक्त बहुत टफ जिंदगी गुजार रहा है। लेकिन जब वो ये देखता है कि वो लोग जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो हमारे वोट से आए हैं, वो कमरों में बैठे हुए एसी और वो उनकी ये देखे, ये वही आवाम है जो अपने वोट से मुंतखब करके भेजती है अपने किस्मत के फैसले करने के लिए। तो ये हो रहा है उनकी किस्मत का फैसला, फिर भुगते हम। हाँ, तो किस्मत, वही मैं कह रहा हूँ ना, फैसला क्या, वो आपकी किस्मत ऐसी ही रह गई है गरीब आदमी की कि उसके फैसले ऐसे ही हों। लेकिन मेरे ख्याल में इनको रिविजिट करना चाहिए। सैलरीज को जो है वो जो पार्लियामेंटेरियन की, सेनेट की, उनको रिविजिट करना चाहिए, उसको कम करना चाहिए। मेरे ख्याल में इस तरह जो कभी भी कहीं भी सैलरीज नहीं बढ़ाई। और जो लोग आम सैलरी क्लास है, उनके रिलीफ को वापस लेके आना चाहिए। ये किसी तरह भी मेरे ख्याल में सर ये तो इनिशियल स्टेप है ना, ये जो स्लैब है, थ्रेशोल्ड है, पहला है, जिसमें आप लोगों को इनकरेज करें, उनको फैसिलिटेट करें और कि वो टैक्सेशन की तरफ आए, बजाय इसके कि आप उनके साथ ये अशर करें। पहला, ये अपनी जगह बात है, लेकिन ये वो लोग हैं जो सबसे ज्यादा टेल पे नीचे हैं। ये वो लोग हैं जो बिल्कुल वनरेबल लोग हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास ना खाने को चीज है। बिकॉज आप देखें ना, इस वक्त अगर आप महंगाई देखें तो किसी आदमी की 50,000 या 60,000 अगर महीने की तनख्वाह है और वो किस तरह गुजारा करता है, ये वो जानता है और उसका खुदा जानता है। लेकिन हुकूमत को इससे फर्क नहीं पड़ता। आपने यूटिलिटी स्टोर खत्म कर दिए, आपने उनके लिए कोई ऐसी स्कीम नहीं लेके आए, आपने कुछ थोड़ा उनको रिलीफ देने की कोशिश की, आपने उसको वापस ले लिया। तो ये तो मेरे ख्याल में सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, वो आपका डिस्कनेक्ट आप करना चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि सिर्फ हेल्म अफेयर में जो लोग हैं ना, वही पाकिस्तान है, उन्हीं का सोशल कॉन्ट्रैक्ट रहे, और जो लोग नीचे हैं ना, उनको आप इतना तबाह कर देंगे, इतना प्रेशराइज कर देंगे कि उनके लिए जिंदगी गुजारना, उनके लिए अपने बच्चों का मुस्तकबिल आगे देखना, और वो जो नए लोग आ रहे हैं, जो बच्चे हमारे 18 साल के, जो गरीब का बच्चा है, वो इस मुल्क से कैसे मोहब्बत करेगा जब ये मुल्क ना उसको रोटी दे रहा है, ना ये मुल्क उसको जो है वो है, ना सेहत की सहूलत है। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चला जाएं, वहां पे लोगों की लाइफ जो है ना, मतलब आप देख के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जिस तरह का माहौल है वहां। लेकिन हमें ना शर्म आती है, ना हम इस बात पे कोई शर्मिंदा होते हैं, और ना हम इसको किसी किस्म की इसमें तब्दील लाने की कोशिश करते हैं। ओके, अनवर काशिफ, आप मेरे साथ ही मौजूद रहिएगा। कुछ और भी मेजर्स हैं इस काबीना की इक्तिसादी कमेटी में जिनको जो है कुछ को तब्दील किया गया, कुछ को मुस्तरद किया गया, ये क्या चीज़ें हैं हम जानेंगे। अनवर काशिफ मुमताज़ हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।
एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। अनवर काशिफ मुफ्ताज, प्रेसिडेंट पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर, एक और चीज़ थी, 2% सेल्स टैक्स ऑन ऑनलाइन परचेजेस हुकूमत ने जब लगाया, इसको आपके कारोबार को माली शमूलियत के हवाले से, फाइनेंशियल इंक्लूजन के हवाले से, लेकिन इसको टर्न डाउन कर दिया गया है। क्या वजह देख रहे हैं इसकी? देखिए, ये तो प्रेशर तो बर्दाश्त होता ही नहीं है। वो लोग उनको सिर्फ आप जिनका कोई आवाज नहीं है, जिनका कोई वाली वारिस नहीं है, उनके ऊपर आप जो है ना वो सारा बोझ डालते हैं। जिन लोगों की कोई ना कोई आवाज होती है, देखें ये किसी तरह भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि कोई जगह ट्रेडिंग हो रही है, वो ट्रेडिंग जो है वो वहां पे उस एक्टिविटी का एक्सचेकर में जो है वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट ना हो। हमने बड़ी दिनों से हम कोशिश कर रहे थे कि पेंशन को टैक्स हो। उनको समझ में आया कि पेंशन इज अ सैलरी, तो उन्होंने उसको टैक्स किया है। ये 70 साल में पहली दफा पेंशन टैक्स होने जा रही है। बात ये नहीं है कि पेंशन कोई बुजुर्ग आदमी है, बात ये जो स्कीम है ना लॉ की टैक्स की, वो ये है कि अगर से पैसा निकलेगा तो उस पर टैक्स लगेगा और वापस उसका जो इम्पैक्ट है वो वापस एक्सचेकर में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा था, ऑनरेबल हमारे जो चेयरमैन एफबीआर है वो कह रहे हैं कि जनाब एक शॉप पे आप जाते हैं, वहां पे जूता खरीदते हैं, 18% जीएसटी देते हैं, तो नुकसान उसका ये है कि आप अगर ऑनलाइन ले लें तो उसमें जीएसटी शामिल नहीं है। तो इनको होना चाहिए, ये कौम को राग भाषण दिए सारे, उसके बाद जो है वहां पे जाके जनाब इसको खत्म कर दिया। तो हमें उस वक्त बेवकूफ बनाया गया। इतनी मजाक बात है। वो जो बड़ी ब्रांड्स हैं उनके पास जाते हैं, लेकिन इतना बड़ा कारोबार है जिसको ये ताजिर दोस्त में रजिस्टर नहीं करा सके, वहां भी आप जाएं तो कोई 18% नहीं चार्ज करता। मतलब एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो कि आपके नेट में नहीं है, जिसको आप नहीं लेके आ सके। लेकिन डिजिटल एरा जो है, जो लोग हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं, उनको आना चाहिए था। आप रेट ऑफ टैक्स कम कर सकते थे, लेकिन स्कॉट फ्री किसी को नहीं जाना चाहिए। ठीक है, एक और चीज जनाब, 2 लाख से ऊपर जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी, सेल्स होंगी, वो बैंकिंग चैनल के थ्रू होनी चाहिए। और ये बात थी फाइनेंशियल इंक्लूजन के हवाले से, इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने के हवाले से, डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से। इसको भी रिवर्ट कर दिया जनाब, इसको भी छोड़ दिया अभी, क्यों? ये सब देखें सर, बात ये है कि इस मुल्क में टैक्स की पॉलिसी आपने कोई खुद नहीं बनाई। जितना भी आपको नजर आया था ये आईएमएफ का डॉक्यूमेंट था। जो लोग इस वक्त हेल्म ऑफ अफेयर में बैठे हैं, जो लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं, उनको टैक्स पॉलिसी से कोई सरोकार नहीं है। उनको पाकिस्तान की इकोनॉमिक एक्टिविटी से कोई सरोकार नहीं है। उनका सिर्फ यह है कि मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट, मेरी अपनी जो है प्रोटेक्शन होती रहे, मेरा कारोबार चलता रहे, मेरा जो है फसल होती रहे, ना उस पर टैक्स लगे तो मैं उसको लॉबिंग करके उसको खत्म करवाऊं। तो मेरे ख्याल में हमारे पॉलिसी मेकर्स जो है ना इस पूरे निजाम की तबाही के जिम्मेदार हैं। और वो हम एफबीआर को बड़ा बैशिंग करते हैं। एफबीआर तो उनका फेस है, जो असल पीछे बिगाड़ है उस बिगाड़ को हम नहीं सही कर सके। यानी वो क्या कहते हैं पंजाबी में, मंजी तले डंड फेरना, पहले तो वो फेरी जाए, देखा जाए कि वहां पे है क्या। एक और चीज सर, एक और इसी काबीना के अंदर कहा गया कि फाटा पाटा के जो फेज वाइज यहाँ पर विड्रॉल था टैक्स एग्जम्पशन का, उसके ऊपर भी बड़ी शदीद मुखालफत देखी गई और उसको जो है वो फिलहाल छोड़ दिया गया है। बड़ी वहां पे मुखालफत देखी गई है। एक और कदम पीछे की तरफ, हाँ, एक कदम आगे बढ़ने की बात करते हैं, 2 कदम पीछे हट जाते हैं हम लोग। ये तो हमारे हमेशा रिवायत रही है ना कि देखें, बात यह है कि हम हमेशा हमें आईएमएफ की ट्रांच को प्रूफ करना था, उसको अप्रूवल लेनी थी। हमने उसके लिए डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया, डॉक्यूमेंट को हमने प्रेजेंट कर दिया। अब इसका चूचू का मुरब्बा बनाएंगे और इसके बाद जो है निज़ाम वैसी तरह चलता रहेगा। वही लोग जो इस निज़ाम का फ़ायदा उठाते रहें, वही लोग जो इस निज़ाम को डिसीव करते रहे, वही इस माशरे में तरक्की करते हैं। आपको रोडों पे गाड़ियां नजर आएंगी, आपको लोग जो हैं वो गार्ड्स लेके नजर आते रहेंगे, आपको लोगों के घरों की छतों में सोलर नजर आते रहेंगे, लेकिन एक आम पाकिस्तानी, एक आम शहरी जो है ना वो पिसता रहेगा। अब ये भी बताइएगा कि वो जो बात की जा रही थी जनाब फाइलर और नॉन फाइलर के हवाले से और कैश विड्रॉल के ऊपर 0.6% जो अभी मौजूदा शरह है उसको 1.2% डबल करने की बात की जा रही थी, लेकिन इसको 0.6% से 0.8% कर दिया गया। तो ये तो थोड़ा सा बहुत वहां पे रिलीफ मिला है नॉन फाइलर या जो उस तरह की ट्रांजैक्शंस है उनको। देखिए बात ये कि आपने कर दिया, लेकिन पिछले 2018 से मेरे ख्याल में नॉन फाइलर 16 से बल्कि नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट आया हुआ है। इनको ये बताना चाहिए कि हमने कितने लोगों को नॉन फाइलर से फाइलर कन्वर्ट किया है। ये तो रेवेन्यू कलेक्शन के लिए करते हैं कि 2% यहां बढ़ा दो, ये ट्विकिंग है
ट्विकिंग 2% या बात यह है कि उस बंदे को डॉक्यूमेंट भी तो होना चाहिए, उस बंदे को अंदर आना भी तो चाहिए सिस्टम में, वो नहीं होता। इतने अरसे आप नॉन फाइलर का खेल खेलते रहे, वो बिगाड़ते रहे, पूरे सिस्टम को खराब करते रहे, लोग इसका फायदा उठाते रहे। आप ये बताएं कि आपने कितने लोगों को कन्वर्ट किया है इस नॉन फाइलर से फाइलर। पाकिस्तान का इस वक्त जो डेमोग्राफ है उसके मुताबिक कोई पाकिस्तान के 5 करोड़ टैक्स फाइलर होने चाहिए। हम 50 लाख पे जो है ना वो खेले जा रहे हैं और उसी पे जो है खुश होए जा रहे हैं। तो ये जो सूरत हाल है, इसके लिए पॉलिसी में मैं फिर वही कहूंगा कि हमारे जो हेल्म ऑफ लोग बैठे हैं उनको इस बात का इदराक ही नहीं है। आप SIFC बना लें या में कोई चीज बना लें, इन चीजों पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके जब तक वेस्टेड इंटरेस्ट खत्म नहीं होंगे, इसमें स्मगलिंग नहीं रुकेगी, आप जब तक एग्रीकल्चर पर टैक्स नहीं करेंगे, जब तक ये मसाइल हल नहीं होंगे। ओके, फर्दर आगे बढ़ते हैं जनाब। इसमें बहुत सारी चीज़ें, ये निज़ाम सही कैसे होगा, बुनियादी सवाल यही है कि फिर ये जो बजट स्पीच है, ये सारी चीज़ें, ये उस वक्त जो है गवर्नमेंट बैठ के वाह बल्ले बल्ले होता है, डेस्क बचती हैं, लेकिन असल चीज़ें जब सामने आती हैं तो उसमें वही जो जिस तरीके डायरेक्शन हमें वही मिलती है, मतलब ये हम कोई तरक्की की तरफ नहीं जा रहे हैं। बड़ी माजरत के साथ हमारे इकनॉमिक मैनेजर्स, हमें फाइनेंस मिनिस्ट्री, हमारे और जितने लोग जिनको इस वक्त पाकिस्तान के ये 25 करोड़ आवाम नजर नहीं आ रहे, उनको अशराफिया नजर आ रहा है। एक आम पाकिस्तानी तो यही कहेगा ना अनवर कि इनको सिर्फ और सिर्फ अशराफिया और जो हमारे डोनर एजेंसीज, बिलखुसूस IMF, जिस तरीके से उसने पाकिस्तान में फंडिंग की और जिस तरीके से उसको अपना पैसा वापस निकालना है, पूरी की पूरी इकॉनमी बस इसी के ऊपर बेस कर रही है। पूरी की पूरी हमारी टैक्स पॉलिसी सब इसी के ऊपर बेस कर रही है। बिल्कुल, वो इस चीज को कहने में मतलब इसे उनको राइट है ये कहना, बिल्कुल ये सही बात है कि अपेरेंटली यही लग रहा है। देखिए, इशू ये हो गया कि पुल के नीचे से पानी बहुत निकल गया है। अब सूरत हाल ये होगी, पहले तो हम पॉलिटिकल विल की बात कर रहे होते थे, इस वक्त पीपल विश भी नहीं रह गई टैक्स देने की। आपने पूरा निजाम ऐसा बना दिया है, लोगों को इस तरह आपने डिस्कनेक्ट कर दिया है कि जो आदमी टैक्स दे रहा था वो चाहता है मैं किसी ना किसी टैक्सी सिस्टम से निकल जाऊं। मेरे पास लोग रोज आते हैं कि आप मुझे बताएं कि मुझे क्या फायदा है टैक्स देने का, और मेरे पास जवाब नहीं होता उनको देने के लिए कि भाई आप अगर टैक्स फाइलर हैं, आप टैक्स दे रहे हैं, तो बस आपके पास कोई ऐसा कोई जो है मराहत नहीं मिल रही आपको हुकूमत से, तो मैं उनको कोई जवाब नहीं दे सकता। तो हुकूमत को ये सोचना पड़ेगा कि हमें अपनी ग्राउंड रियलिटीज को देखते हुए पॉलिसी बनानी पड़ेगी। अगर हम नहीं बनाएंगे तो ये जो सूरत हाल है ये और खराब हो जाएगी और अबतर हो जाएगी। और मैं और आप इमरान कितने अरसे से इन चीजों में बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी को इदराक होता है, कोई इस पे कान भी धरता है, लेकिन हम अपना कोशिश करते रहना चाहिए। मेरे ख्याल में हुकूमत वक्त को पॉलिसी बनानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अनवर काशिफ मुमताज, पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, एक बड़ी मायूसी की ये बातें हैं, बड़ी मायूसी की कैफियत है कि जो कुछ भी हमारे यहाँ अगर कुछ रास्त इक़दाम करने की कोशिश भी की जाए, सिद्क़े दिल से भी अगर करने की कोशिश की जाए, तो वो जो माफिया है उसका गठजोड़ और जो इन्फ्लुएंस होता है, ये 3-4 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे किस किस का बस चला है और किस किस का हाथ चला है और किस किस के ऊपर जो है वो गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो है वो कुर्बानी का बकरा बनाया। वो आवाम जो कि 6 लाख, साल के 6 लाख से 12 लाख अगर तनख्वाह है तो ये होता है, ब्रैकेट बनता है आपका 50,000 से 1 लाख रुपए माहाना। अंदाज़ा लगाइए कि क्या आज 60-70 हज़ार की तनख्वाह में कोई फैमिली सर्वाइव कर सकती है। उसको हुकूमत अगर कोई रिलीफ देने जा रही थी तो वो अब नहीं मिलेगा। उसका पहला जो पैसे ज़्यादा कट रहे थे उसके बाद रिलीफ मिलने की इम्कान थी, लेकिन अब वो उसको रिलीफ नहीं मिलेगा और ऐसा हमारे अपने मुंतखब किए हुए लोग कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम से इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।